हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। आपके साथ मैं हूं शेफाली शर्मा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी बहुत डर जाते हैं। साथ ही कुछ लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं वो भी इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से बच सकें। अगर आपका भी कैंसर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद रोबोटिक एंड चेस्ट सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार फ्रॉम सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर, कैंसर के बारे में आज जानेंगे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, कैंसर किस तरह की प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो कुछ भ्रांतियां हैं कैंसर के बारे में, तो वो बता दूं कि एक्चुअली कैंसर क्या है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम छोटे साइज के होते हैं। धीरे धीरे हमारा साइज बढ़ता है, वो सेल्स की ग्रोथ की वजह से होता है। सेल्स ग्रो करती हैं और एक स्टेज पे जब एडल्ट साइज पहुंच के वो सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। ये जो सेल्स की ग्रोथ होती है ये एक ऑर्डरली ग्रोथ होती है, उनका एक नियमित ग्रोथ होती है जी। यही चीज कैंसर में भी होती है, लेकिन वो अनियमित होती है कि किसी एरिया में कुछ सेल्स ने किसी कारणवश ग्रो करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने ग्रो करने की सीमा नहीं जानती और वो ग्रो करती चली जाती हैं। उनकी ग्रोथ के रास्ते में कोई भी दूसरा ऑर्गन, स्ट्रक्चर, कुछ भी चीज़ आए उसको वो डिस्ट्रॉय करती चली जाती हैं। दूसरे जब हमारी सेल्स ग्रो करती हैं तो वो एक जगह जहाँ पर वो ग्रो करती हैं वहीं रहती हैं जी। लेकिन ये जो कैंसर की सेल्स होती हैं ये ग्रो करने के साथ साथ वो अपनी जगह से हिलना शुरू कर देती हैं और डिफरेंट लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती हैं और जहां वो पहुंचती हैं वहां भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो कैंसर सेल्स की एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो अनकंट्रोल्ड तरह से चलती रहती है और उससे वो सारे एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देती है। जी, ये तो बात हुई कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है। आपसे जानना चाहूंगी इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में, ये कैंसर सर से लेकर पैर तक किसी भी हिस्से में हो सकता है। हमारे ब्रेन में हो सकता है, आईज में हो सकता है, फेस के भिन्न भिन्न हिस्सों में, कान में, गला, चेस्ट, एब्डोमेन, पैर, कोई भी हिस्सा शरीर का ऐसा नहीं है जिसमें ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो हम जब इनको डिवाइड करते हैं तो एक तो ऑर्गन के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि मान लीजिए लंग लिया तो ये लंग कैंसर है, ब्रेस्ट लिया तो ये ब्रेस्ट कैंसर है, और फिर उस ऑर्गन के अंदर उनका एक फर्दर सब डिवीजन होता है, टाइप्स होती हैं। जैसे अगर लंग में लें तो दो मोटे मोटे सब डिवीजन्स होते हैं कि एक स्मॉल सेल कैंसर होता है, एक नॉन स्मॉल सेल। तो ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया गया है, उनको डिफरेंट हिस्सों में बांटा गया है। उनके बिहेवियर अलग होते हैं, अक्सर उनके ट्रीटमेंट्स भी अलग होते हैं। जी, सभी कैंसर्स के ट्रीटमेंट अलग होते हैं, सिम्टम्स भी अलग होते हैं, आपका मतलब ये है। जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने टाइप्स के बारे में बताया, आजकल सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? मेल्स और फीमेल्स में ये अलग अलग होता है जी। मेल्स में अब तक पिछले 20-25 साल से हमारे देश में जो बक्कल कैंसर कहते हैं, मुंह का कैंसर, मुंह के डिफरेंट हिस्सों का, होंठ का या हमारे जो चीक्स होते हैं, इनका कैंसर था, ये अब तक कॉमनेस्ट होता था। लेकिन स्मोकिंग और पॉल्यूशन, इन सब कारणों से लंग कैंसर पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो कई हिस्सों में लंग कैंसर ऑलरेडी नंबर 1 कैंसर पहुंच गया है और ओवरऑल भी बहुत जल्दी ही ये नंबर 1 कैंसर बन जाएगा। लेकिन अगर हम लेडीज़ में जाते हैं तो वहाँ भी पहले बच्चेदानी का कैंसर होता था, लेकिन वहाँ भी ब्रेस्ट कैंसर अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादातर जगहों पे अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 हो गया है। तो अगर आप मोटे तौर पे लें तो लंग कैंसर मेल्स में और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। बक्कल कैंसर उसके साथ है और इधर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर वो फीमेल्स में उसके साथ है। तो ये 4 कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं हमारे कंट्री के अंदर। जी, डॉक्टर अरविंद, आपसे सिम्टम्स के बारे में जानना चाहूँगी। आपने बात करी लंग्स कैंसर की और आपने ये भी कहा कि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो आपसे लंग कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानना चाहूँगी। इसको हम कुछ एक मोटे तौर पे जनरल बांट सकते हैं कि अगर किसी को भी कहीं पर कोई घाव है, जो घाव नहीं भर रहा है या लगातार उस घाव में से रिसाव हो रहा है, किसी को कहीं किसी भी हिस्से में नई गांठ बन गई है
और वो गांठ धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। किसी को खांसी है रीसेंट ऑनसेट की और वो खांसी ठीक नहीं हो रही है, और ख़ासकर से अगर खांसी में खून भी आ रहा है। किसी को खाने में अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही है, और या किसी को पेशाब में कुछ खून आ रहा है, या जनाने रास्ते से सडनली खून आने लगा, ये सब कुछ एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स हैं जो पॉसिबली कैंसर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैंसर के ही सिम्टम्स हैं, इनमें से हर एक सिम्टम नॉन कैंसर डिजीज में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको हो तो आपको तुरंत एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, फिर वो इसको डिसाइड कर पाएगा कि आपका, जैसे कि खांसी और खांसी में खून आना, ये टीबी का भी लक्षण है जो हमारे कंट्री में कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन यही सिम्टम लंग कैंसर में भी हो सकता है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है कि कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि रोगी को खांसी और खांसी में खून आने का तकलीफ हुई और उसको टीबी डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि एक्चुअली उसको लंग कैंसर था। तो ये सब वार्निंग सिम्टम्स हैं, आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, फिर जैसा वो बताए बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद डायग्नोस अगर हो जाए तो जो पेशेंट होते हैं बहुत हड़बड़ा जाते हैं, उनको टेंशन हो जाती है कि हमें कैंसर है, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम होता है तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आप किसी एक प्रॉपर ट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसका रिस्पांस भी फिर वैसा ही होगा। तो आप एक ट्रेन्ड व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपके सिम्टम्स को सुनेगा, ज़रूरत होगी तो कुछ टेस्ट्स करेगा और उनके बेसिस पे फिर एक डायग्नोसिस होगा। अगर वो डायग्नोसिस होगा तो फिर उस स्टेज पे वो आपको उस स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा। जी डॉक्टर अरविंद, आपसे मैं इन्फॉर्मेशन लेती रहूँगी कैंसर के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, आइए जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। हेलो। हेलो जी वीना जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी पूछिए। वो 23 साल की है, वो तो उसका 1.5 साल पहले स्पाइन में उसको ट्यूमर हो गया था जी। तो उसका तो ऑपरेट हो गया था, तो अब उसकी ना एक टांग में ना सुन रहता है वो जी। तो वो अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया। जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? उसका डायग्नोसिस क्या निकला था उस ट्यूमर का जब उसका ऑपरेशन हुआ था? जी, बायोप्सी रिपोर्ट में क्या आया था? वो ठीक था, उन्होंने कहा था कुछ नहीं है। वो नहीं, कुछ नहीं है तो नहीं, मतलब कुछ तो होगा ना उसमें, कोई तो डायग्नोसिस। देखिए, अगर वो ट्यूमर ने उस एरिया को उस समय जब तक कि वो निकाला, ऑपरेशन किया गया, उस स्टेज तक अगर उसने किसी पर्टिकुलर नर्व को डैमेज कर दिया था, या उसके ऑपरेशन के दौरान अगर कोई नर्व या कोई चीज़ डैमेज हुई है, तो उसका जो सप्लाई किया हुआ एरिया होता है उसमें सुन्न रहता है वो। तो मेरी सलाह तो होगी कि जिसने ऑपरेशन किया है आप उनसे पूछें। और ये जो सुन्न होने की चीज़ें होती हैं, ये प्रायः ये देखा गया है कि समय बीतने के साथ और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ये चीज़ें सुधर जाती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, कैंसर की बात आपसे कर रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लोगों के जहन में होता है, इज देयर अ लाइफ आफ्टर कैंसर? यस, कैंसर बड़ा भयानक शब्द है। कैंसर का नाम सुनते ही अगर आप ओपीडी में किसी को, रोगी को बताएं कि आपको ऐसी चीज़ है, तो मतलब रोगी और रोगी के सब रिश्तेदारों के सामने एकदम अंधेरा सा छा जाता है। लोग सोचते हैं शायद जीवन का अंत हो गया। सच्चाई ऐसी नहीं है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका क्योर संभव है। ज़रूरत इस बात की है कि उसको समय रहते और अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए। वही चीज़ अगर आपने अर्ली स्टेज में पकड़ ली और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया तो वो क्योर हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया और उसको एडवांस स्टेज तक पहुंचने दिया तो फिर वो ज़रूर आपकी जान ले लेगी। तो अगर आपका सवाल है कि इज़ देयर लाइफ आफ्टर कैंसर, माई आंसर विल बी एन एम्फैटिक यस। यस, देयर इज़ लाइफ आफ्टर कैंसर। ओनली थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू बी विजिलेंट एंड यू शुड have your disease diagnosed as early as possible and treated as nicely as possible. जी. Then definitely there is life after cancer. जी डॉक्टर अरविंद, इसका कारण क्या होता है, मेन कॉज क्या होता है कि किसी को भी कैंसर हो सकता है? ज़्यादातर कैंसर्स का तो कॉज अभी भी क्लियरली नोन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जहाँ एसोसिएशंस या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रूव हो चुकी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है लंग कैंसर
और जो हमारे ओरल कैविटी का कैंसर है, जहां तंबाकू सेवन को बिल्कुल क्लियरली प्रूव किया जा चुका है कि ये तंबाकू की वजह से होती है। हमारे देश में बहुत सारे एरियाज़ में गाल के अंदर वो खैनी रखने का प्रचलन है। लोग गाल के अंदर वो तंबाकू रख लेते हैं और वो वहीं रखी रहती है और ये प्रक्रिया सालों तक चलती रहती है। उससे धीरे 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 उस एरिया के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और 10, 20, 30 साल के बाद वो कैंसर में बन जाते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं उसमें जो स्मोक अंदर जाता है उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल्स जो कैंसर करते हैं, और उन लोगों को लंग कैंसर हो जाता है। तो ये स्मोक, टोबैको एक ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्ट कैंसर के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें कारण का अभी पता नहीं है। जी, कहीं ना कहीं अभी कारण जो है वो अभी नहीं पता है। बहुत से कैंसर्स में नहीं पता है और बहुत से कैंसर्स में पता भी है, और पता वालों में स्मोकिंग या टोबैको यूज वो सबसे कॉमन कॉज है। जी दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। अगर आपका भी कैंसर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, काफ़ी मिथ्स होते हैं कैंसर को लेकर, कारणों की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सेल फोन कॉज कैंसर, यानी कि सेल फोन की जो रेडिएशंस होती हैं उनसे भी कैंसर होता है। क्या ये बात सच है? ये बात एक बहुत स्टडीज़ का विषय रही है और इसमें कोई कंक्लूसिव प्रूफ दिस वे या दैट वे अभी नहीं है। ना कोई ऐसा प्रूफ है कि डेफिनेटली ये कैंसर को कॉज कर सकता है। अभी तक जो भी स्टडीज़ हमने लिटरेचर में या जगह पढ़ी हैं उसमें तो ऐसा कोई डेफिनेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं प्रूव हुआ है। जी डॉक्टर अरविंद, आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी, कैंसर के इन्फॉर्मेशंस भी लूंगी और साथ ही कॉलर्स की प्रॉब्लम भी सुनेंगे। लेकिन अभी हमारे शो पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे हेल्थ लाइव में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर अरविंद, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से। आइए जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। Sure. हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अरविंद, जैसे कि कैंसर के बारे में आपसे बात कर रहे थे, काफ़ी मिथ्स आपसे जाने कि ये सेल फोन जो होते हैं कारण नहीं होते हैं, आपने बताया। एक मिथ और है जो है कि कैंसर इज़ इन्फेक्टिशियस और जेनेटिक प्रॉब्लम, क्या ये बात भी सच है? नहीं, इन्फेक्शियस वाली बात तो बिल्कुल सच नहीं है। जेनेटिक की बात में हाँ, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जहाँ पर जेनेटिक पॉजिटिविटी होने से हायर इंसिडेंस को डेफिनेटली प्रूव, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक एग्जांपल है कि ये जानते हैं हम लोग कि अगर किसी लेडी की मदर या सिस्टर्स में जो इमीडिएट ब्लड रिलेशंस हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का इंसिडेंस बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। तो उसमें डेफिनेटली एक जेनेटिक ट्रांसमिशन का रोल है। बट जेनेटिक का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मदर को हो गया तो 100% डॉटर को हो गई होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हायर इंसिडेंस होता है। लेकिन इन्फेक्शन का तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको है या घर के एक मेंबर को हो गया तो वो इन्फेक्शन बाकी लोगों में फैल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही है जो कहीं ना कहीं होता है कि फैल सकता है, और कोई ऐसा कैंसर जो जेनेटिक नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्लियर कट प्रूव हो चुका और है। किसी कैंसर और भी कुछ रेयर से कैंसर्स हैं जिसमें ऐसा है कि हाँ इसमें हो जाता है। बट जो मेजर हैं जैसे लंग कैंसर है या और जो कैंसर्स हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जी डॉक्टर अरविंद, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं पंजाब से। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम, मेरे को 15 दिन पहले मालूम पड़ा है कि मेरे को CLL-B टाइप की प्रॉब्लम है। जी, CA फिर से बताइए। CLL टाइप B। CLL, ओके जी। तो मेरे को गर्दन में कुछ गांठें बनी है। जी बताएं। और बस खाने वाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके साथ में अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो कितना देर आदमी जी सकता है? जी नहीं, तो CLL आपको 15 साल पहले डायग्नोज हुआ था?
15 दिन संपर्क 15 टूट गया है साल हमारा। का, नहीं, अच्छा। उन्होंने 15 दिन कहा है। तो 15 जो दिन का। गांठें हैं, क्या ये भी एक कैंसर का सबूत हो सकती हैं, जैसे कि ये जानना चाहते हैं? यस, गांठें डेफिनेटली कैंसर का सबूत हो सकती हैं और उनको तुरंत किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल करके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना और चाहिए। अगेन वही क्वेश्चन कि क्या मैं जी सकता हूँ या हाँ हाँ, कब तक बिल्कुल जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि- इस कैंसर में तो अगर समय रहते इलाज किया जाए और प्रॉपर दवाई ली जाए तो क्योर भी संभव है और बहुत बहुत साल तक पेशेंट्स ठीक रहते हैं। जी डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहूँगी कैंसर में हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी अगर सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम एक कैटेगराइज करें तो उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं। एक है सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें शल्य चिकित्सा के द्वारा जो खराब कैंसर वाला हिस्सा होता है उसको निकाल दिया जाता है और उसको जो भी उससे जो डिस्टरबेंस हुआ है उसको ठीक किया जाता है। जी। दूसरा ऑप्शन है कि उसको हम सर्जरी से ना टच करें, लेकिन उसको किरणों के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ये सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और उसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं कि अगर उनको रेडिएशन से बम्बार्ड किया जाए तो वो तेज़ी से ग्रो करने वाली सेल्स उतनी ही तेज़ी से मर जाती हैं। तो ये एक दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है। और तीसरी है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हम नसों में इंजेक्ट करते हैं जो अंदर जा कर के कैंसर सेल्स को मारती हैं। इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। जी। तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये 3 ब्रॉड ऑप्शंस हैं। आज की तारीख में जनरल टेंडेंसी ये हो रही है कि इनमें से कोई भी एक मोडालिटी हर कैंसर के लिए एडिक्वेट नहीं है। तो एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच आजकल यूज़ होती है कि पहले सर्जरी कर दी, उसके बाद कीमोथेरेपी दे दी, ज़रूरत हुई तो रेडियोथेरेपी भी दे दी, या पहले कीमोथेरेपी दे के उसको छोटा कर दिया, फिर शल्य चिकित्सा कर दी, फिर बाद में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो इन तीनों को भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके उसको मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जी, आपने बताया कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के बारे में बताया। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई थेरेपीज लेता है, जैसे रेडिएशन या रेडियोथेरेपी लेता है, उसके बाद भी अगर वो अनसक्सेसफुल रहती है तो क्या सर्जरी ज़रूरी होती है? देखिए, ट्रीटमेंट का जो एंड पॉइंट है वो ये है कि जो कैंसर है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। सर्जरी आप तब करते हैं जब आपको विश्वास होता है कि हम सर्जरी द्वारा इस पूरे बीमारी को निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो एडवांस स्टेज में जहां हमें मालूम है कि वो इतना फैल चुका है कि हम सर्जरी द्वारा उसको नहीं निकाल सकते, तो हम उस केस को फिर सर्जरी के लिए टेकअप नहीं करते, फिर उसको रेडिएशन थेरेपी दे देते हैं। तो रेडिएशन से अगर वो पूरा नहीं खत्म हुआ तो फिर कीमोथेरेपी आएगी। तो इसीलिए इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके हम उसको एंड पॉइंट तक रीच करते हैं। बट कई बार एंड पॉइंट नहीं रीच हो पाता कि कुछ स्टेज, इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी आना वो एक बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ ट्यूमर लेकर के आएंगे तो इनमें से तीनों में से कोई भी या तीनों कंबाइंड मोडालिटीज़ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो मैम, मैं जो मेरे मदर के बारे में जानना चाह रहा था। वो डॉक्टर सर जो अरविंद सर अभी टीवी पर हैं। जी बताएं, आपकी प्रॉब्लम हम सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताएं प्रॉब्लम ये है कि मेरा मम्मी का जो है जनवरी 1 तारीख को 12 में ये मैंने बायोप्सी किया गया था, मैंने डायग्नोसिस किया गया था और उसमें जो ब्रेस्ट में ट्यूमर मैंने दिखाया गया था, तो उसको टेस्ट किया गया था। तो टेस्ट में बायोप्सी में कुछ रिपोर्ट नहीं आया था। तो जब नहीं आया तो डॉक्टर उसको बोला कि ट्यूमर है, ट्यूमर सोच के उसको ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन करने का 1 हफ्ते के बाद तो दो तीन तो और घंटे मैंने जैसे ट्यूमर बन गया। तो हम लोग सोचा ये क्यों किया, जैसे रिपोर्ट 15 दिन में आया तो उसमें नहीं पता चला। तो फिर क्या किया, डॉक्टर सोचा कि उसको ट्यूमर करके हटा के जो बाहर में भेजा, बॉम्बे से रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने से देखा गया कि उसमें 2% कैंसर है। जी। तो जो 2% कैंसर है तो फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास गए, टाटा में, टाटा नगर जो आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो अभी आप इलाज करा रहे हैं? जी हाँ, वहाँ पर उसको मैंने केमोथेरेपी दिया गया। डॉक्टर सजेस्ट किया कि केमोथेरेपी चलेगा, तो केमोथेरेपी 4 ठो दिया। 4 ठो देने के बाद फिर उसको ऑपरेशन किया गया। जी। और ऑपरेशन करने का 1 महीने के बाद तो उसका रेडिएशन भी दिया गया, करीब 20 दिन लगा। जी, आप अपना सवाल अब मुझे ये बताइए, क्या अभी भी आपको कैंसर की प्रॉब्लम है? जो आपने ऑपरेशंस करवाए हैं उनके बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है?
नहीं, मदर का अभी तो दवाई चल रहा है, लेकिन डायबिटीज है जी तो दवाई चल रहा है। दवाई डॉक्टर बोल रहे हैं कि दवाई अभी 5 साल चलेगा। उसी डाउट में मैं खाली इसीलिए जानना जी। चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट में अभी जैसे मैंने ब्रोन स्कैन हुआ या सीटी स्कैन हुआ, उसमें सो भी नहीं आया हुआ, और इन जी। साइड में भी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद जो रिपोर्ट बन के आई तो उसमें नहीं है। जी लेकिन डॉक्टर, actually आप डॉक्टर क्या अभी- कहना चाहेंगे दीपक की नहीं, प्रॉब्लम? इनका थोड़ा सा चीज़ें जैसे इन्होंने कहा कि 2% कैंसर किसी ने बिल्कुल। बताया, तो ऐसा कुछ शायद कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। परसेंटेज में कैंसर नहीं होता, या तो कैंसर है या कैंसर नहीं नहीं है, है। बट ऑब्वियसली इनका सर्जरी किया गया है, रेडिएशन दिया गया है, तो कैंसर तो है। ब्रेस्ट कैंसर में एक बार आप जब पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उस साइड में और दूसरे साइड में दोबारा हो सकने की संभावना होती है। उस चीज़ को रोकने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, तो शायद इनकी मदर उसी टैबलेट पर हैं और उस टैबलेट को 5 साल तक दिया जाता है। जी। ये आपको मैं बताना चाहूँगा श्रोता जी कि ये जो 5 साल तक आपको टैबलेट्स एडवाइस की गई हैं, ये इसलिए की गई हैं कि ये जो बीमारी आपकी मदर को थी, ये आने वाले समय में दोबारा से ना हो जाए दूसरी ब्रेस्ट में या कहीं पर, तो उसकी संभावना को कम करने के लिए ये टैबलेट दी गई है, और इसको आप नियमित रूप से 5 साल तक ज़रूर दें। जी, आजकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। आपसे जानना चाहूँगी रोबोटिक सर्जरी के बारे में, हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताएं। टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़, देखिए हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, रोज़ रोज़ नई नई मशीनें ईजाद हो रही हैं। रोबोटिक भी एक मेथड है जो हम ऑपरेशन करते हैं। कन्वेंशनली ऑपरेशन को बड़ा कट करके किया, जैसे अगर पेट में ऑपरेशन करना है तो हम पेट में एक लंबा सा कट देते हैं और फिर अपने हाथ अंदर डाल करके उनको ऑपरेशन करते हैं। करीब अर्ली 90s में आपने सुना होगा कि एक मिनिमल एक्सेस की होल सर्जरी की शुरुआत हुई थी, जिसमें बड़े कट करने की जगह हम छोटे छोटे कट करते थे और उनसे टीवी और कुछ औजार डाल करके, कैमरा, टेलीस्कोप और कैमरा डाल के टीवी पर देख करके सर्जरी करते थे। उसको की होल या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। उसी का एक नेक्स्ट नया एक मॉडिफिकेशन आया है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें हम एक सर्जिकल रोबोट को अटैच कर देते हैं और सर्जन एक मास्टर कंसोल पे बैठता है और वो उसमें अंदर की पिक्चर देख करके उसका ऑपरेशन करता है। तो ये बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही फाइन, बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी होती है। जी डॉक्टर अरविंद, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रोबोटिक सर्जरी के बारे में, कैंसर के बारे में, के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में हेल्थ लाइफ के। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए शक्ति टीवी।